नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने नगर पालिका अधिनियम की धारा 17 के बारे में कंप्लीट कर लिया है, यानी 17 धारा हमने पढ़ ली है। और अगली धारा है 71, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो कतिपय भूमि आती है, यानी जो भूमि बात करें अगर हम जो अस्पताल विद्यालय निर्माण के अंतर्गत आती है, उनका नगर पालिका में क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, धारा 71 कहती है कि कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि किस प्रकार होता है, ठीक है। यानी ऐसी समस्त भूमियाँ जो भू राजस्व अधिनियम की 1956 की धारा 90 ख या इसे 90 बी भी कह सकते हैं, इनके अधीन खातेदार के अभिधारण और अधिकारों और हित पुनर्गणन या फिर उन पर कब्जा रखते हो, ऐसे निबंधों और शर्तों पर और आवंटन के लिए उनकी पात्रता की परीक्षा करने के पश्चात और नगर पालिका को ऐसे प्रभार या प्रीमियम या यथास्थिति दोनों के सदस्यों के अधीनस्थ, यानी हम कह सकते हैं कि भूमि का आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी। देखिए, ऐसी भूमि का आवंटन या नियमितीकरण नहीं किया जाए जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के अंतर्गत आती है, यानी जो भूमि उद्यानों, अस्पताल, विद्यालय, ठीक है। और अगर हम बात करें जो राजपत्र अधिसूचना द्वारा जो भूमि चिन्हित है, उन पर है जो कि इनका ये प्रोसेस रहेगा। देखिए, वसूल किए गए प्रभार राज्य की सिंचित निधि और नगर पालिका की निधि में जैसा राज्य सरकार अवधारित करेगी वैसा ही वहाँ पर जमा किए जाएंगे, ठीक है। अगली धारा है 17(2), जिसके अंतर्गत नगर पालिका संक्रमणों के निष्पाद के लिए सरकार द्वारा नियुक्ति और अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संक्रमणों के लिए जो संयाद है, ठीक है, संदाय है। यानी धारा 82 में किसी भी बात के होते हुए भी नगर पालिका किसी और से यानी किसी कार्य के निष्पाद के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति कोई भी व्यक्ति या फिर राशि की सीमा तक ऐसी संविदाएं कर सकेगा जो आवश्यक हो। और नगर पालिका इस प्रकार नियुक्ति कर सकती है कि व्यक्ति को ऐसी राशियों का उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, यानी उपयुक्त सीमा तक वही वो कार्य संयाद होगा, ठीक है। आगे हम बात करें धारा 73 की, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अंतकरण और संविदाओं के संबंध में जो कौन कौन से उपबंध हैं, यानी नगर पालिका जब तक इस अधिनियम के उपबंधों में से असंगत नहीं हो, अपने किसी जंगम स्थावर या फिर बात करें अगर जिसमें नगर पालिका भूमि या सरकारी भूमि भी सम्मिलित हो, यानी पट्टे पर देने या विक्रय करने या फिर नियमित करें, यानी समस्त संविदाएं करने में सक्षम होगी। यानी सरकारी भूमि की अगर हम बात करें तो धारा 68 की उपधारा है 1, जिसके अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के व्यवधीन है, ठीक है। और राज्य सरकार इस प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है जो उपयुक्त कार्य के प्रस्ताव की वैधता या औचित्य जांच कर सके। अगर यह समाधान हो जाता है कि अनियमितताएं हुई है तो आदेश देकर विखंडित भी कर सकेगी, ठीक है। अगली हम बात करें धारा 74, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र, यानी नगर पालिका जिसमें निहित समस्त स्थावर संपत्तियों की जो उसमें निहित है या फिर उसके द्वारा अर्जित हो, एक तालिका और मानचित्र संचारित करेगी। तालिका और मानचित्र की प्रतियां इस प्रकार इस अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर नगर पालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी, ठीक है। अगर उपयुक्त तालिका में कोई परिवर्तन होता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वार्षिक विवरण और नगर पालिका के उनके समक्ष रखेगा और 1 प्रति स्थानीय निकाय निदेशक को रखेगा, ठीक है। अगली धारा है 75, जिसके अंतर्गत हम बात करें कि नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का किस प्रकार संचालन होता है।
नगरपालिका और अन्य संबंधित विभागों या फिर यथास्थिति प्राधिकारी के परामर्श से नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित है जो कि नगरीय भूमि या फिर निजी संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए अभिलेख संचालन करेगी। देखिए, ये भूमि से संबंधित जो नगरपालिका अधिनियम की जितने भी हमने धाराएं पढ़ी हैं, इनमें वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से तो है जो कि हमें इस प्रकार पूछेगा कि स्थावर नगरपालिका की जो संपत्ति की जो तालिका है वो किस धारा में है, तो हमें याद रखना होगा धारा 74। ठीक है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगला अध्याय है 5, जिसके अंतर्गत हम धारा 76 से 89 तक पढ़ेंगे और जिसके अगर अंतर्गत हम बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका है जो कि विश्लेषण होता है। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि। ठीक है, धारा 76, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय कर, शुल्क, पथ कर, फीस कर या फिर राज्य नगरपालिकाओं तथा उन सभी स्तरों पर है जो कि नगरपालिका होगी और ऐसे कर, शुल्क, पृथक कर, फीस जो नगरपालिका समुदिष्ट या उनके द्वारा विनियोजित होते हैं और राज्य की सिंचित निधि से नगरपालिका को सहायता का अनुदान भी मिलेगा। ठीक है, और हम बात करें कि नगरपालिका वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय है और नगरपालिका वित्तीय स्थिति सुधारने किसी भी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल को है जो कि सिफारिश करेगी और प्रत्येक सिफारिश विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है, तो ये है जो कि नगरपालिका के अंतर्गत हम बात करें कि नगरपालिका और वित्त नगरपालिका निधि का कार्य होगा और राज्य है वित्त आयोग के समक्ष है जो कि ये संपूर्ण कार्य रखे जाएंगे। ठीक है, अगली हम बात करें धारा 77, जिसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन होता है। जो सिफारिशें राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी वह राज्य सरकार उनका क्रियान्वयन करेगी। ये तो सिंपल बात है, सीधी बात है। ठीक है, और अगली धारा है 78, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार से वित्तीय सहायता किस प्रकार ली जाती है। यानी राज्य सरकार समय समय पर नगरपालिका अनुदान वित्तीय सहायता करेगा और सेकंड ऑप्शन है कि राज्य सरकार कोई भी स्कीम जारी करेगी तो विभिन्न शर्तें सहित अनुदान करेगी और राज्य सरकार नगरपालिका की वार्षिक विकास योजना में सम्मिलित किसी स्कीम की संपूर्ण या है जो कि क्रियान्वयन के लिए अनुदान होगी। ठीक है, और अगली धारा है 79, जिसके अंतर्गत नगरपालिका निधि का जो कार्य आता है वो आता है और अगली धारा है 80, जिसके अंतर्गत नगरपालिका निधि का उपयोग होता है। देखिए, नगरपालिका निधि में समय समय पर जमा किए गए धन का उपयोग इस अधिनियम और नियम उपनियमों के प्रयोजन को क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक समस्त राशियों और प्रभारों और लागतों के संदाय के लिए और तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन नगरपालिका निधि में से संदेय समस्त राशियों को संदाय के लिए किया जाएगा। ठीक है, देखिए, अगली धारा 81 है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नगरपालिका निधि में से तब तक संदाय नहीं किया जाता जब तक उन्हें बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं हो। ठीक है, परंतु यह धारा निम्नलिखित संयाद पर लागू नहीं है। वो कौन कौन से बिंदु हैं, इन बिंदुओं के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। कर और अन्य धन जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है। ठीक है, और अगला है संविदा कर या अन्य व्यक्तियों से संबंधित और निक्षेप में पारित धन और नगरपालिका द्वारा भूलवंश जो संग्रहित किया जाता है उनका, और राज्य सरकार द्वारा लोक हित
में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए स्थायी संदाय है और खतरनाक रोगों के फैलने पर, प्राकृतिक या प्रौद्योगिक खतरे के होने पर या किसी अन्य अनावश्यक मामले में नगरपालिका द्वारा विशेष उपायों पर उपगत व्यय होगा। ठीक है। और नगरपालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दंडिक न्यायालय की डिग्री या फिर आदेश और किसी दावे या वाद विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही के साथ समझौता अधीन होगा। और अगला है कि वेतन और मजदूरी की जो पदें हैं वो और ऐसे अन्य मामले जिन्हें उप विधियों द्वारा अवधारित किए जाएंगे। ठीक है। अगली धारा है 82, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोक हित में तत्काल अपेक्षित संक्रमणों के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थायी संदाय कौन कौन से हैं। यानी राज्य सरकार द्वारा लिखित अध्यपेक्षा पर नगरपालिका किसी भी समय मुख्य नगरपालिका अधिकारी से लोक हित में तत्काल किसी कार्य के निष्पादन की उपेक्षा हो या फिर इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि में से संदाय की अपेक्षा कर सकेगी। यानी प्रभार लागत है इसमें राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। जो भी प्रभार लागत होगा वो राज्य सरकार के द्वारा होगा। अगली धारा 83 है, जिसके अंतर्गत नगरपालिका की सीमाओं के बाहर व्यय उपकृत करने की शक्ति है और नगरपालिका राज्य सरकार से अनुमोदन से नगरपालिका की सीमाओं के बाहर भौतिक अस्तित्वों का सर्जन करने और उनके रखरखाव के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ठीक है। अगली धारा है 84, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अन्य उपयोग किस प्रकार होगा। यदि राज्य सरकार विशिष्ट प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका को समुदेशित करे या फिर शुल्कों और जुर्मानों से भिन्न जो कि अन्य जो कर शुल्क होता है उनके बारे में अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वयन करने के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है। अगली धारा 85 है, जिसके अंतर्गत लेखाओं का प्रचालन होता है। यानी नगरपालिका निधि में से संदाय ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विहित हो। अगली धारा 86 है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अधिशेष धन का जो विनिधार है वो किस प्रकार होता है। नगरपालिका निधि के लेखा शीर्षों में किसी में जमा अधिशेष धन जिसको शीघ्र उपयोग में लाने पर है जो कि लाने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है। यानी नगरपालिका अन्य लेखा शीर्ष पूर्णत या फिर भागत अंतरित किए जा सकेंगे और वाणिज्य परियोजनाओं लेखा में जमा ऐसा अधिशेष धन नगरपालिका निधि के सामान्य लेखा में अंतरित नहीं किया जाएगा और ऐसा धन जिसको अंतरित नहीं किया गया है वह है जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूतियों या फिर लघु बचत स्कीमों में विनियोजित किया जा सकेगा और अनुसूचित बैंकों में ब्याज पर जमा कराया जा सकेगा। ठीक है। अगला है नगरपालिका का बजट और उनका प्रांकलन तैयार करना किस प्रकार से होता है। ठीक है। यानी मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रांकलन और साथ ही नगरपालिका स्थापना अनुसूची तैयार करेगा और बजट वित्तीय प्रांकलन वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ठीक है। अगली धारा बिंदु कौन कौन से हैं कि परंतु ये कार्य राज्य सरकार के अनुमोदन के आधार पर होंगे। नए पदों का सृजन, रिक्त पदों को भरना और नए यानों का क्रय और स्थावर संपत्ति का क्रय और किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान देना और कोई अन्य मामला हो जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। और बजट की अगर बात करें तो अगले वर्ष हेतु विभिन्न कर और अधिभार, उपकर और फीस उद्गृहित की जाएगी और अगले वर्ष उधार ली गई राशि को वर्णित करेगा। यानी प्रस्तुत बजट की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष ऐसी तारीख को प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की न हो और बजट का प्रांकलन प्रस्तुत करेगा और 15 फरवरी से पहले है जो कि नगरपालिका द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है।
अगला बिंदु है, ये चीज़ नोट कर लेना कि धारा 74 की उपधारा है 74(1), जिसके अंतर्गत अधीन है जो कि तैयार वार्षिक तालिका, और धारा 150 की उपधारा है 150(1) के अधीन तैयार विवरण बजट प्रांकलन के साथ संकलन किया जाएगा। ठीक है। अगली धारा 88 है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका के बजट का प्रांकलन, उनकी मंजूरी किस प्रकार होती है। देखिए, नगर पालिका बजट प्रांकलन पर विचार करेगी और प्रत्येक वर्ष फरवरी के 15वें दिवस तक है जो कि प्रांकलन अंगीकार करेगी, और उसकी है जो कि उसके प्रति निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से है जो कि सरकार को प्रस्तुत करेगी। ठीक है। और अगली धारा है 90, जिसके अंतर्गत बजट अनुदान का जो परिवर्तन करने की शक्ति है वो किस प्रकार कर सकती है। नगर पालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर कौन कौन से परिवर्तन करती है, उन परिवर्तन के बिंदु है वो देख लीजिए। देखिए, बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकेगी, ठीक है, और अतिरिक्त बजट का अनुदान कर सकेगी, और एक बजट भाग दूसरे बजट भाग के साथ अंतरित संकलन भी कर सकेगी, और रकम घटा भी सकेगी। ये है जो कि नगर पालिका बजट का अनुदान करने पर है जो कि उनमें जो कि एक्सटेंड कर सकती है, उनमें कुछ परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है। और अगला अध्याय 7, जिसके अंतर्गत नगर पालिका राजस्व आता है, और धारा 101 से 140 तक है। और ये अगर हम बात करें तो देखिए, धारा कौन सी है हमारी 101, जिसके अंतर्गत नगर पालिका का आंतरिक राजस्व में किस प्रकार होता है। नगर पालिका द्वारा ही ये उद्गृहित कर सकेगा, और प्रभार वो नागरिक सेवा हेतु, और फीस जुर्माना, ये है जो कि नगर पालिका का आंतरिक राजस्व कार्य होगा। ठीक है। और अगली धारा 102 है, जिसके अंतर्गत बाह्यकारी कर है, उनमें कौन कौन से है जो कि कार्य कर सकती है। इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या किसी अन्य प्रणाली के द्वारा नगर पालिका की सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों और भवनों पर कर, उनके बारे में, और वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर, और नगर पालिका के स्वामित्व वाली उसकी निधियों में निर्मित है जो कि सड़कें हैं, पुलों, घाटों पर पथ कर, और नगर पालिका सीमा में पर्यावरण प्रदूषण स्रोत या फिर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर। ये है जो कि राज्य सरकार की अगर हम बात करें नगर पालिका अधिनियम की, तो है जो कि महत्वपूर्ण कार्य है जो हमने पढ़े हैं। ठीक है। तो देखिए, धारा 102 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और कुल 140 धारा है जिसके अंतर्गत है जो कि हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नगर पालिका अधिनियम का बी पार्ट की अगर हम बात करें तो है जो कि बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है जो कि हम नगर पालिका अधिनियम का बी पार्ट कंप्लीट करवा रहे हैं आपको, और एक क्लास और आएगी जिसके अंतर्गत है जो कि संपूर्ण बी पार्ट है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। और इनके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाओ। ठीक है। क्योंकि नोट्स की अगर हम बात करें तो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। नोट्स बनाओ, अगर हाथ से नोट्स बनाओ, एक बार वीडियोस को देख लो फिर हाथ से नोट्स बना दो। अगर नोट्स हाथ से नहीं बनाते हो, बाई चांस आपको इतना टाइम नहीं है, ठीक है, देखिए पढ़ाई के लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हो तो है जो कि मैं पीडीएफ डाल लूँगा। ठीक है। मैं है जो कि पीडीएफ डाल लूँगा, आप कहोगे तो मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना लूँगा और उस पर आप जुड़ जाइए, और इसकी मैं पीडीएफ भी डाल लूँगा। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगली क्लास के अंतर्गत हम धारा 103 से 140 तक पढ़ेंगे, उन धाराओं के बारे में उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इन धाराओं की अगर हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण कुछ था नहीं। ठीक है। जो कि बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इनका संपूर्ण है जो कि अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। और वैसे भी आप अगर हम बात करें तो आप भी इतने तो होशियार होंगे ही ना कि आपको ये सिंपल हिंदी समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो इसमें है जो कि आपको मेन चीज़ एक ही है कि इसमें धाराएं याद रखनी है। ठीक है। धाराएं याद रखनी है कि किस धारा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। ठीक है।
किस धाराओं के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, ये कार्य है जो कि आपको समझने होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।